हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समिति। ये जो हमारा रिसेंट में जो कंटेंट चल रहा है वो है, जो चैप्टर चल रहा है, जो कह सकते हैं यूनिट चल रही है, वो चल रही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ जो फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशंस के, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडो अनडिवाइडेड फैमिली, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक बड़ा कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बेसिकली यहाँ का मतलब ही क्या है, कोऑपरेटिव, है ना। को मतलब साथ में, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेटिव होना, सहयोगी होना। तो जब हम सभी साथ में मिलकर के काम करते हैं किसी पर्पसफुल ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर हम एक सोसाइटी को बिल्ड कर देते हैं, वहाँ पर एक समिति का निर्माण करते हैं जो समाज के लिए, माने सोसाइटी के लिए काम करता है। किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। कई बार तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्जांपल दे दिया, बताइए किस टाइप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है ना। तो आपसे एमसीक्यू लेवल पर बात की जाएगी, आपसे डिस्क्रिप्शन ये तो कहा ही नहीं जाएगा कि इसका एग्जांपल लिखिए। आपके पास एग्जांपल्स होंगे, वहाँ से आपको एक पुट करना है ना। तो जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया होता है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आपको आज पता चलने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पढ़ रखी होंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा सेशन आज का रहने वाला है, बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर किया गया है। बाकी सेशन के एंड में मुझे एक बार फीडबैक दीजिएगा कि कैसा आपका सेशन रहा, कैसा कंटेंट लगा, बाकी हम बाद में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए आज चैनल पर जुड़े हैं, एक बार वो पीछे के जितने भी वीडियोस हैं वो देख लें। अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बाकी मैं कार्ड पे डाल दूंगा, वहाँ से आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। ऊपर आपकी जो स्क्रीन है उसके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर एक डॉट का निशान होता है ना, वहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस की क्लासेस हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में शो हो जाएंगी टैग के साथ, और जो ये वाली प्लेलिस्ट है वो भी आपको शो हो जाएगी। और अगर आपको एमसीक्यू करना है तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ कॉमर्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अधिगम मंत्रा बहुत सूटेबल है। क्यों, रीज़न मैं बहुत बता देता हूँ, बाकी ये तो आप डिसाइड करना है या नहीं है। यहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा। आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा, मतलब मैं प्लान भी कर रहा हूँ और ये होगा भी, कि आपके पास जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी के होंगे आपके पास अवेलेबल होंगे, है ना। वो सभी के होंगे आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आप उनको क्या कर पाओगे, उनको देख पाओगे कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, और कभी भी वो डिलीट नहीं होंगे, कभी नहीं होने वाले। ये बिल्कुल क्या है, ये अधिगम मंत्रा की तरफ से कंप्लीट कोर्स जो है भाई, क्योंकि अगर सारे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे तो कॉन्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। बाकी देखो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें भी अपडेट करनी पड़ती है ना, तो वो वाली एक चीज़ है। बाकी जैसे जैसे जो भी एग्जाम्स आएगा उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो हम कराते रहेंगे एमसीक्यूज़ के आधार पर। और अगर लगेगा कि उसमें कोई नया चैप्टर इनबिल्ट हो रहा है तो वो भी अब चैप्टर उस वक्त कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और ये रहा आपके सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली स्लाइड। क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति, ये और ये तीन व्यक्ति हैं, और ये तीनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ये निचले स्तर पर है, ये थोड़े से सक्षम है, ये और अधिक सक्षम है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम आगे बढ़ने के लिए किसी को प्रोत्साहित करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कॉपरेशन, और कॉपरेशन से बना कोऑपरेटिव,
कॉर्पोरेशन से क्या बना, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, एक साथ काम करना, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करना, कोऑपरेट करना। तो इसी तरह इसी सिद्धांत पर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, काम करती है। ये बेसिकली होती क्या है, ये कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन के रूप में काम करता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या होती है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है स्वैच्छिक, वॉलेंट्री माने स्वैच्छिक, एसोसिएशन माने संस्था, माने कि आप इसके जब चाहे मेंबर भी बन सकते हैं और जब आप चाहें इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आपको इसका मेंबर रहना ही रहना है या आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति इनका मेंबर बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता मतलब छोड़ सकता है। और ये जो काम करती हैं ये मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। मतलब अगर आपको इनका बेनिफिट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना इनका मेंबर बनना होगा। और ये किसके लिए काम करती हैं, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटीज़, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन। ज़्यादातर जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए ये काम करती हैं, जैसे ये व्यक्ति है। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है, अब ये तो क्या किसके लिए काम करती है तो हो गया, लेकिन ये काम कैसे करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो सेल्फ हेल्प बेसिकली फॉर इट्स मेंबर, कि आप अपने जैसे उसको उदाहरण के तौर पर समझो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लोग हैं। इन 5 लोगों ने अपना एक समूह बनाया और सब वर्किंग में सबने कहा कि भाई हम 1,000 रुपये क्या करेंगे, प्रति महीने डालेंगे। तो हर महीने कितने रुपए हो रहे हैं इनके, 5,000। कितने हो रहे हैं, 5,000। एक सेकंड देना, 1 0 आगे बढ़ गई। कितने हो रहे हैं, 5,000। तो 12 पंजे कितना हो जाएंगे, 60,000। तो एक साल में कितने हो गए, 60,000 हो गए। अब साल के अंत में अप्रैल या मई में ये जो शाम है, ये जो शाम है, इस शाम को अचानक से 30,000 रुपये की आवश्यकता हुई। कितने की आवश्यकता हुई, 30,000 रुपये की आवश्यकता हुई। अब अगर देखा जाए तो इस श्याम ने 30,000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन इसके जमा कितने हुए हैं अभी तक, 12,000 रुपये। कितने रुपए जमा हुए, 12,000 रुपये। क्यों, क्योंकि 12,000 रुपये पर मंथ देना है, तो कितने हो गए, 12,000 रुपये। लेकिन तो ये संस्था क्या करेगी, इसको 18,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे देगी, लेकिन इसके बदले ये इनसे इंटरेस्ट भी लेगी। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट भी लेगी, लेकिन इसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सोसाइटी के लोगों ने ही, इसके आस पड़ोस के लोगों ने ही इसको क्या कर दिया, मदद कर दिया। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका मेन पर्पज़ होता है, इट रिक्वायर्स द एग्रीमेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट। जैसे हमने 5 का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम कितने होते हैं, 10, और मैक्सिमम के लिए ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, कितने भी हो सकते हैं। फ्रॉम अ सोसाइटी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एन एक्ट वाज फॉर्म। हम सहकारी समिति को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक अधिगम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया है। और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, वो जो एक्ट में हमने दिए गए हैं उन एक्ट के उन रूल्स और रेगुलेशंस के माध्यम से वो काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होगी, एक्ट की हेल्प लेनी होगी। एक्ट माने अधिनियम। तो उस एक्ट में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं जिनके आधार पर वो सोसाइटी क्या करती है, काम करती है। तो अगर मैंने कोई सोसाइटी ओपन करी है ना, मैंने क्या करा, मैंने कोई सोसाइटी ओपन करी, तो उस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को जो फॉलो किए जाएंगे वो किसके माध्यम से किए जाएंगे, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के माध्यम से उनको किया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसका रजिस्टर्ड कराना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। अंडर दिस एक्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इसको एक अलग कानूनी अस्तित्व का रूप दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट अलग होता है ना, और कंपनी अलग होती है। मतलब मालिक तो कोई होते ही नहीं है, लेकिन इस जो सोसाइटीज़ होती हैं क्या होती हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको चलाने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। क्या गठित की जाती है, कमेटी गठित की जाती है, जिसको हम समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम समिति कहते हैं। और इस समिति का जो चुनाव होता है वो लगभग वो डिसाइड कर लिया जाता है, लगभग प्रतिवर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष में भी हो सकता है, 3 वर्ष में भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो 5 वर्ष में भी कराती हैं, तो ये डिपेंड करता है ना। तो ये एक चीज़ है। इसका
जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ने डिफाइन किया है कि कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के अंदर, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डिंग्स विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कि आपसी सहयोग है ना, क्या आपसी सहयोग के माध्यम से, क्या आपसी सहयोग के माध्यम से, या जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉमन प्रिंसिपल के हैं, एक दूसरे की हेल्प करना के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो लोग हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जब हम इनके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लोगों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए काम करती है। सॉरी, क्लियर है? कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन पर्सन वॉलेंट्री एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग on the basis of equality or for the promotion of an economic interest for themselves। इसका मतलब क्या कि सहकारी संगठन क्या है, एक रूप है जिसमें व्यक्ति अपने लिए या अपनी इच्छा से अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर मनुष्य के साथ जुड़ते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर जैसे मैं हूँ, है ना, मैंने किसी व्यक्ति ने मेरे को एक बुक सेल करी, उस व्यक्ति ने जब मेरे को बुक सेल करी तो उसने मेरे को वो गलत बुक दे दी। क्या दे दी? गलत बुक दे दी। अब उस व्यक्ति ने जब मुझे गलत बुक दे दी तो मैं कंज्यूमर कोर्ट चला गया। कहाँ चला गया? कंज्यूमर कोर्ट चला गया। अब जब मैं कंज्यूमर कोर्ट गया तो अब मैंने देखा कि यार मैं अकेला कितना लड़ पाऊंगा, तो मैंने देखा कि कहीं और भी बहुत सारे लोग तो एक्सप्लॉइट नहीं हुए। तो मैंने जब खोजबीन की तो मुझे मिला कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस कारण से परेशान हो रहे हैं, और मैंने ऐसे कई सारे लोगों से बात करी जिसमें फाइनली कितने लोग एग्री हो गए कि भाई हम कंप्लेंट करने के लिए तैयार हैं, आप साथ दो। तो 10 लोग साथ में हो गए। मैंने इन्हें मिल करके एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और उसका एक नाम रख दिया, मानो आदर्श कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम लोग कोर्ट में गए, कंपनी के खिलाफ केस करा, क्योंकि हमारे पीछे एक संस्था का बैनर लग गया, तो इसलिए हम वो केस क्या था, जीत गए, और बुक कंपनी को उसके रिगार्ड्स क्या देनी पड़ी, पेनल्टी देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? पेनल्टी देनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर किया ही किया, लेकिन साथ में मैंने बाकी के जितने भी लोग थे उनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कर लिया, सेव कर लिया। यही क्या कहलाती है, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। एंड आई रियली होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे ये वाला जो एग्जांपल था ना, ये रियल लाइफ बिलोंग था, ये मेरे साथ ऐसा हुआ था। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन नहीं करी थी, लेकिन बुक वाला किस्सा हुआ था, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, है ना। तो ये वाली एक चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए इसे फ्रीली ज्वाइन कर सकता है और इसको छोड़ सकता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति मेंबर है और वो अब मेंबर नहीं रहना चाहता और अपनी मेंबरशिप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। इक्वल वोटिंग राइट, जितने भी मेंबर्स होंगे सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट होगा, एक व्यक्ति एक वोट। इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आधार पर काम करती है ना। 1 मैन 1 वोट, 1 मैन मैनी वोट्स, है ना, 1 मैन नो वोट्स, या कोई भी ऑप्शन जो है वो रिलेटेबल क्रिएट कर देते हैं। तो कॉर्पोरेट या 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट किस में चलता है? जॉइंट हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिलीज़ में, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, या जो आपका
जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनमें, है ना, या कोई सभी में, तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, फ्रेम कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, है ना, इन सब से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ केस कर सकता है, कोई भी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ क्या कर सकती है, केस कर सकती है। इवन अब तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट भी आया था 2019 में कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी केस कर सकती हैं, है ना। तो बेसिकली जो ये है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है, जो जैसे ये समझ लो कि सभी पीड़ित क्या हो गए, एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली, है ना। उन्होंने जब संस्था बना ली तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें अपने जो भी उनके साथ अत्याचार हुए या जो भी उनके साथ क्या कह सकते हैं, पार्शलिटी की गई है, जो भी कुछ उनके साथ हुआ, तो उसके खिलाफ वो क्या करने लगे, मोर्चा खोलने लगे और उसके खिलाफ वो लड़ाई जारी रखने लगे। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं बनी हैं, है ना, ये एक चीज़ है। इसके बाद आता है स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 के आधार पर कार्य करती है या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के माध्यम से कार्यरत है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो किस आधार पर कार्य करती हैं, और वहाँ पर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 नहीं दिया होगा, वहाँ दिया होगा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ पर गलत मत कर देना, ये भी होता है, कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वेयर हाउस से या कंपनी से या प्रोड्यूसर से बल्क में माल खरीदते हैं। अब क्योंकि वो बल्क में माल खरीद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपने कुरकुरे के पैकेट लेना है और बल्क में लेना है कुरकुरे के पैकेट, राइट। तो आपने क्या करा, आप कुरकुरे वाले के पास गए, कुरकुरे जो भी प्रोड्यूस करती है कंपनी, आप उसके पास गए, आपने उनसे बल्क में ले लिए। अब उसमें किस किस की कॉस्ट कम हो गई, एक तो जो होलसेलर था उसका प्रॉफिट खत्म हो गया, एजेंट का, ब्रोकर का कमीशन खत्म हो गया, रिटेलर का प्रॉफिट खत्म हो गया, तो आपके जो पर कॉस्ट है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इसकी वजह से ना जो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन होता है, जब या ये कह लीजिए कि जो मिडलमैन का एलिमिनेशन होता है, तो जो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ऑडिट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कहेंगे ये रहा, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जिसके सुपरविज़न और कंट्रोल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाता है और उन्हें रिपोर्ट करना होता है किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसका ऑडिट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किस संस्था का ऑडिट किया जाता है। उसमें 3 संस्थाएं ऐसी होंगी जिसका ऑडिट करना आवश्यक नहीं है, इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दे देगा तो उसका आवश्यक होता है। या ये भी पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो ऑडिट किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रबंधन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो प्रबंधन होता है वो लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक मतलब सर्वसहमति से चुना हुआ। जैसे इसमें हर बार क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, 1 पर्सन 1 वोट। तो वो क्या करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उन सभी से संपर्क साधता है कि भाई आप मुझे जिता लो, और उन सबकी वोटिंग के आधार पर जो समिति का निर्माण है वो किया जाता है और फिर वही समिति जो है प्रबंधन के रूप में कार्य करती है। तो डेमोक्रेटिकली इस चीज़ का सिलेक्शन किया जाता है। इवन चुनाव आयोग भी जो है वहाँ पर मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसमें सहयोग करता है, उसके देख रेख में ही ये सब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि घर घर के अंदर अंदर ये कर लिया, नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना। ठीक है। कैपिटल रेजिंग, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कैपिटल रेज करते समय कहाँ से मिल सकता है, या तो वो लोन ले सकती हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं, ग्रांट्स माने अनुदान, है ना, या असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो तीन चीज़ों के माध्यम से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी फंडिंग होती है।
देखिए बहुत सारे इसके जो हैं करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टिव लिए हैं। उसका कारण कि ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऐसे हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है और जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं या बने भी हैं, है ना। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको एक प्रिविलेज मिलता है, मतलब प्रिविलेज मतलब एक विशेष अधिकार मिलता है, या कह लीजिए किसी को प्रिविलेज मिलना कि भाई बहुत ज़्यादा एक अच्छा, है ना, जैसे उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? तो ये इन्हें क्या होती है, एक सुविधा होती है। प्रिविलेज माने सुविधा, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, वो कैसे किया जाता है। ये सोसाइटी के लिए काम बेशक करती है, लेकिन प्रॉफिट सरप्लस तो निकलता ही निकलता है ना भाई। सरप्लस का मतलब क्या है कि आपके पास से कितना इनफ्लो हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ। यहाँ से कैश से याद आया कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी की सभी किसके आधार पर होती हैं, कैश बेसिस होती है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका जो सरप्लस निकलता है, प्रॉफिट नहीं निकलता है, ये बात ध्यान में रखें। सरप्लस बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। तो इसका जो सरप्लस होता है वो चार आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या क्या, एज पर द लॉ जो भी 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, 1/4। तो जनरल किस में ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व में। वेरी गुड। अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट नॉट एक्सीडिंग 10%। 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। इज़ यूज टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। मुनाफे का एक हिस्सा शेयर पूंजी का लाभ पर लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। A part of the surplus not exceeding more than 10% can be used for the benefit of the areas where the business is working। जिन क्षेत्रों में जो व्यवसाय है वो काम कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए 10% जो है राशि तय की गई है। मैक्सिमम कम कर सकते हो, सुविधा है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? तो 1/4, 10%, 10%। इसके बाद जो भी बचता है, राशि का जो भी बचता है, जो कि लगभग 50 के 55 के आसपास बैठता है, वो बाकी में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ बोनस। क्लियर है ये वाली बात? चलिए ठीक है। तो इस तरीके से जो सरप्लस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, लेकिन इतने डेप्थ में आज शायद पहली बार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। कितने बच्चे पहले से इसके बारे में जानते थे, एक बार मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए, कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं ये जानता हूँ कि ज़्यादा बच्चे नहीं जानते होंगे। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, समझ लेना बस। कारण क्या है कि हम डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है वहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली दे देता हूँ। आपसे क्वेश्चन केवल ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक एडवांटेज है या इनमें से कोई एक एडवांटेज नहीं है, बस। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्या क्या है, आसानी से बना सकते हो, इजी टू फॉर्म, ओपन मेंबरशिप, कोई भी व्यक्ति जब चाहे सदस्यता ले सकता है और जब चाहे अपनी सदस्यता माने जो मेंबरशिप है उसको छोड़ सकता है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रबंधन, समिति का निर्माण किया जाता है। समिति का निर्माण जो संस्था के सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है चुनाव के अंतर्गत, और जो चुनाव किया जाता है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में किया जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। स्टेबिलिटी होती है क्योंकि फर्म में किसी भी सदस्य के होने या ना होने से संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो संस्था जो है वो निरंतर रूप से काम करती रहेगी। आर्थिक संचालन जो किया जाता है उसके लिए सरकार से एड मिलती है ना, अनुदान भी मिलता है, तो उसके माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। सरकारी संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। कम प्रबंधन लागत,
ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से बनते हैं कि भाई मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, तो आप चाहें तो आप भी इस संस्था का सदस्य की सदस्यता ले सकते हैं। लाभ क्या होंगे, यही है इसके लाभ होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सदस्यता ले लेते हैं। तो वही लोग क्या है, उन्हीं लोगों में से प्रबंध समिति चुनी जाती है और वही प्रबंधन का कार्य करते हैं। तो बाहर से हमें किसी प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति को हायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब किसी व्यक्ति को प्रबंध में मतलब मैनेजमेंट में इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है तो उसको ज़्यादा सैलरी भी नहीं दी जाती है। वही लोग हैं जो सदस्य हैं, वही लोग आपस में चुने जाते हैं। जो सबसे कुशल नेतृत्व का व्यक्ति होता है, अच्छी लीडरशिप स्टाइल होती है, मोटिवेशन होता है, कुछ कुछ फील्ड्स में उसकी एक्सपर्टीज होती है, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाता है। पारस्परिक सहयोग, आपस में जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, उसी के आधार पर ये जो है या उसी के प्रिंसिपल्स पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। नो स्पेक्यूलेशन, नो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे फर्म में आ सकता है और कोई व्यक्ति चाहे तो फर्म से जा सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को अलग से कंपनी के शेयर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है बाजार से। मतलब ये कि मैं किसी कंपनी में पार्टनरशिप चाहता हूँ या एक तरह से उसके शेयर्स चाहता हूँ, शेयर मतलब उसमें लाभ, मैं उस संस्था का सदस्य बन जाऊंगा, लाभ मुझे मिल जाएगा, तो नो स्पेक्यूलेशन इसको कहा गया है। आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक एडवांटेज है। सर्विस मोटिव होता है, जितना भी फाइनेंस होता है वो सब इंटरनल होता है, प्रयास यही किया जाता है कि इंटरनल ही काम हो जाए। बाहर से डोनेशन बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है और सरकारी एड भी ठीक ठाक ही मिलती है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो फिर आपको व्यक्तिगत रूप से ही, जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस होंगे जो समिति के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनकी समिति बनी हुई है, संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे रोटरी क्लब चलता है या आपके आसपास अग्रवाल महासभा हो सकती है। लोकल बॉडीज़ जो हैं इस तरह की वो काम करती हैं, तो वो क्या है, आपस में ही कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने कहीं देखा होगा जैसे मंदिर की सेवा समिति होती है, तो उसमें आपने लिखा होगा कि ये जो पंखा है के द्वारा दान किया गया, के द्वारा पत्थर लगाया गया, तो ये आपसी सहयोग से ही होता है। आंतरिक वित्त पोषण कि भाई आज ठीक है मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, उनके अपने कुछ कुछ काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी पर निर्भर हैं। वो संस्था उन्होंने केवल समाज में एक अवेयरनेस लाने के लिए या समाज में सुधार लाने के लिए किया है, उनका वास्तविक कार्य कुछ और भी होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हो भी सकता है, अधिकतर होता ही है ना। आयकर में छूट मिलती है, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। स्थायित्व भी हमने डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी, सस्ता माल, चीपर गुड्स, जब हम सीधा प्रोड्यूसर से उठाएंगे तो जो बिचौलिए हैं, मीडिएटर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, तो जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेट का जो है संरक्षण मिलता है ना, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। बिचौलियों का उन्मूलन माने एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, ये भी हमने पढ़ा है अभी। इक्वलिटी मतलब वन मैन वन वोट है ना। सतत अस्तित्व मतलब परपेचुअल एक्सिस्टेंस, कोई भी व्यक्ति है नहीं है, बीमार हो गया है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, समय नहीं दे रहा है, तो जो फर्म है उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वशासन की गुंजाइश मतलब स्कोप ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मैनेजमेंट खुद का होता है तो ये सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इसी प्रकार से कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सदस्य सीमित होते हैं, लोग सीमित होते हैं, उन्हीं के द्वारा फंडिंग की जाती है, तो जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। जो वहाँ के लोग चुने जाते हैं समिति में, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा खास स्किल्स नहीं होती हैं, तो वहाँ का जो मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है वो इनएफिशिएंट होती है। एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की अनुपस्थिति, ठीक है काम करना, कई बार व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। आप कोई संस्था है या जैसे आप ही हैं कि आप लगातार समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एक फीडबैक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए, मैं वीडियोस बनाता हूँ, इतने सारी चीज़ें ढूंढ कर प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद जब मेरे को फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या होता है, कई बार बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार इतना करने के बाद भी अगर स्कोप नहीं मिल रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं
आप गलत दिशा में काम कर रहे हो, आपको छोड़ देना चाहिए। या लोग इसकी वैल्यू नहीं करना चाहते हैं, वो उसी स्तर पर रहना चाहते हैं जिस स्तर पर वो हैं, वो अपना बेसिकली वेलफेयर नहीं चाहते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर लगता है कि 2-4 लोग ही हैं तो कर लेते हैं। तो ये वाली कहानी है। कई बार प्रेरणा नहीं मिल पाती है ना, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। डिफरेंसेस एंड फंक्शनलिज्म अमॉन्ग मेंबर्स। कई बार जो आपस में मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें आपस में गुटबाजी हो जाती है। भाई ये मेरा गुट, ये मेरा गुट। अक्सर होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर होता है। किसी भी संस्था में 2 गुट होंगे तभी तो चुनाव होगा, है ना। रिजिड रूल्स और रेगुलेशन, यहाँ के नियम बड़े कठोर होते हैं, है ना। लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में कमी होती है ना। जैसे अमूल है और एक क्या है, मदर डेयरी है, या कोई भी कंपनी है ना। इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं ये। सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, एक संस्था में 10 लोग हैं, क्या ही सीक्रेट रहेगा बताओ। 100 लोग हैं, क्या ही सीक्रेसी रहेगी, है ना। वेटेज टू पर्सनल गेन्स, व्यक्ति सोचता है कि जब मैं समाज से जुड़ूंगा तो मुझे उसका व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। इस विचार से भी बहुत सारे लोग संस्था से जुड़ते हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव, प्रोत्साहन और पहल में कमी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपस में बातें मानेंगे। तो कई बार लोग ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, कोई सुधार नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सुधार लाना चाहते हैं और वो उसका प्रयास करते हैं विरोध के बाद भी, और फिर जब वो हो जाता है तो फिर बाकी के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा भी होता है। करप्शन होता है, पैसों की हेर फेर होती है मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में या और भी अन्य। लिमिटेड कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सीमित विचार। भाई इस जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि इस संदर्भ में मुझे कोई खास विशेष एक्सपर्टीज़ नहीं है ना। जैसे आपने वो क्या है, शार्क टैंक आता है ना, तो उसमें क्या कहती हैं वो नमिता जी, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड सो आई एम आउट, है ना। तो वो वाली कहानी है कि लिमिटेड कंसिडरेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो, तो वो कई बार क्या कहते हैं, अपने जो विचार रखने चाहिए वो कई बार विचार नहीं रख पाते हैं। क्लियर है। या कहीं की बात कहीं जोड़ देंगे जिसके कोई सर पैर ही नहीं है, नहीं भी कहेंगे। तो कुछ जो लिमिटेड लोग हैं वो केवल अपनी आपसी समझ और जितनी उनके पास समझ है उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। इसीलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम आपसी सहयोग से काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी और सही जो हैं हमारे सामने निकल करके आती हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर जो है अनुभवी हैं। अनुभवी बेशक वो बिजनेस के क्षेत्र में ना हो, लेकिन अपने अपने जीवन के क्षेत्र में उन्हें बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर होता है ना। हाई इंटरेस्ट रेट, क्लियर है, बात समझ में आ गई। उच्च ब्याज दर होती है। अनड्यू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अननेसेसरीली सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा करो, वैसा करो, ये है, वो है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, मैंने क्या कहा, लिमिटेड कंसिडरेशन है, सभी व्यक्ति के विचार अलग अलग होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, आपने कोई विचार रखा, बाकी सब असहमत हो गए, ये नहीं, वो नहीं, ये ऐसे ऐसे, और वो मीटिंग बेकार हो गई। मीटिंग से याद आया कि इसमें एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये भी ध्यान में रखना। वही वाली बात आ गई, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, है ना। स्टेट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। लॉयल्टी तो होती नहीं है, तो भूल जाओ आप, लॉयल्टी नहीं होती है ना। लॉयल्टी माने एक जो विश्वास के योग्य हैं नहीं होते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सहकारी समिति के सिद्धांत हैं उनकी जो समझ है कि वास्तव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, उसकी नासमझी होती है। या लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसमें
जो है मतलब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों ही आधार पर संस्था काम करती है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए इसके बाद इसके हम कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे। जैसे आपके सामने एक आ गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उपभोक्ता सहकारी समिति, गुड्स है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कंज्यूमर्स है, माल खरीदा बेच दिया। दे आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। पहली बात ये क्या है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। द मेंबर्स आर कंज्यूमर्स हु वांट टू ऑब्टेन गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ये वो हैं जो उचित कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं। आप कई बार लिखा मिल जाएगा आपको उपभोक्ता सहकारी लिमिटेड। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर उपभोक्ता सहकारी समिति या लिमिटेड, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहलाती हैं। वहाँ पर आपको अच्छी किस्म का सस्ते मूल्य पर माल उपलब्ध हो जाता है। सोसाइटी एलिमिनेट्स मिडलमैन बाय परचेजिंग गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स गुड्स टू इट्स मेंबर लाइक अपना बाजार ETC। ठीक है, अपना बाजार आपने नाम सुना होगा, गूगल कीजिएगा, तो वो एक ऐसी ही सोसाइटी का प्रारूप है। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के लिए होती हैं उत्पादक सहकारी समिति। प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रॉ मटेरियल और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है छोटे उत्पादकों की रक्षा करने के लिए हैं या उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो छोटे जो उत्पादक हैं उनकी जो सौदेबाजी हो रही है, माने उनकी जो बार्गेनिंग है, उसको प्रमोट करना है। क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, या कह लो कि उनकी उस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। कच्चा माल जो है उन्हें कम कीमत पर आसानी से मिल जाए, ये एक चीज़ है। माल उनका बाजार में बिक जाए। और ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो माल खरीदते हैं या बेचते हैं अपने लोगों को, वो इन्हीं लोगों से खरीद करके बेचते हैं। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स टू इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। मैंने भी वही बताया कि ये क्या करते हैं, ये कच्चा माल प्रदान करते हैं इन लोगों को जो रीजनेबल प्राइस में इनको मिल जाता है। फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो माल को निर्माण करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन फिनिश्ड गुड्स को इनसे खरीदती हैं और फिर बेचती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे तमिलनाडु कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ये इसका एक उदाहरण। क्लियर है बात? चलिए, एक होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्या है, ऐसी सोसाइटीज़ का जो निर्माण किया जाता है वो छोटे प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए किया जाता है ताकि वो अपना माल बाजार में बेच सकें। पहली चीज़। दूसरा, द मेंबर कंसिस्ट हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। इनमें उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो अपने आउटपुट को के बदले एक अच्छा जो मूल्य है, उचित मूल्य है, प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई मुझे रीजनेबल प्राइस मिल जाए, बात खत्म, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, माल बिक जाए और इसकी उचित दर पर माल बिक जाए बस। The societies aim to eliminate middlemen and creating a market for the product। वही वाली बात आ गई, जो बिचौलिए हैं मिडलमैन से उनको ख़त्म करते हैं और एक ऐसा बाजार बनाते हैं जहाँ पर उपभोक्ता माने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना माल बेचता है और जो कंज्यूमर होता है वो माल खरीदता है रीजनेबल प्राइसेस पर। इट परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एक्सेट्रा, राइट, टू सेल द आउटपुट एट डिसेंट प्राइस। ये कुछ मार्केटिंग फंक्शंस भी करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना, पैकेजिंग में हेल्प करा देना, और ये माल को डिसेंट माने उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड विच ओवरलुक्स अमूल इज द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूस्टिक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अमूल जो है वो इसका एक उदाहरण है। अभी तक आपने अमूल को एक कंपनी के रूप में जाना होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज ही पता चला होगा कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है। जी हाँ, है ना। इसके बाद आता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने इफ्को का नाम तो सुना ही होगा, वो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे
और उनके जो इनपुट्स हैं उनको अच्छे मूल्य पर अवेलेबल कराए, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें हेल्प करें, और वो जो आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं उसका उचित मूल्य उन्हें मिल जाए। बेसिकली यही 3 काम देख लेते हैं। दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर के हितों की रक्षा करते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल प्राइस पर उनको जो इनपुट्स चाहिए वो प्रोवाइड करा देते हैं। ज़्यादातर मिल जाएंगी आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस तरह की समितियाँ। द मेंबर्स कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IAFCL, है ना। It is to gain the benefit of large scale farming by combining land and increasing the productivity by providing better quality seeds, fertilizers, machinery और दूसरे मॉडर्न टेक्निक्स जो कि उनकी खेती के पैमाने को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, ये एक चीज़ है। जो जिस भी क्षेत्र में कार्य करेगा उसकी एक सोसाइटी होगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को क्रेडिट प्रोवाइड कराना, है ना, जैसे आदर्श कोऑपरेटिव बैंक है, इसका एक उदाहरण है। तो दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स ऑफ टू द मेंबर्स। द मेंबर्स आर पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन लाइक आदर्श कोऑपरेटिव। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो उचित मूल्य पर घर उपलब्ध कराएं। तो दे आर इस्टेब्लिश, ये क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, ताकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको एक अच्छा लिविंग एरिया जो है मिल सके, और उनकी जो बाकी की समस्याएं हैं वो भी सॉर्ट आउट हो सके। ऐसी जो सोसाइटीज़ होती हैं वो एक तरह से जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, रेजिडेंट सिक्योरिटी हो गया, ये सब प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा मैंने वो स्टार्टिंग में हमने पढ़ ही लिया था, खैर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक बड़ा अहम हिस्सा है, और जो समाज सोसाइटी की हेल्प के लिए ये अपना काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन करती भी हैं। तो ये अपना पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बड़े ध्यान से, आराम से एक एक चीज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा। एक मुझे इस पर फीडबैक दीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। दूसरा क्या है कि एक मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। जो भी फीडबैक है आपका बनता है वो दीजिए। वीडियो पसंद आया, सेशन पसंद आया, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। दुनिया के अंदर सारी चीज़ें मोटिवेशन पर काम करती हैं। जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा मेरी जो एक क्या होता है इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में, वो और ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ना मत भूलना। तब तक जय हिंद।